हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम क्लास 10th के विज्ञान के सभी चैप्टर्स, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या फ्रेंड्स, नोट्स का वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्लीटली नोट्स पढ़ रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। तो इसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया हुआ है फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपका पहला चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर का अम्ल क्षारक एवं लवण। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, केमिस्ट्री क्लास 10th नोट्स के प्लेलिस्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 3 चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और नोट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारे चैप्टर का नाम, धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले इसके नाम को ब्रेक डाउन करते हैं, धातु एवं अधातु को। तो इसको समझने से पहले हमको एक शब्द समझना पड़ेगा, तत्व। अगर हम तत्व को समझ लेंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो तत्व को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? बहुत को पता होगा कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, बहुत को नहीं पता होगा। मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि तत्व क्या है। अगर आपसे कहें कि दुनिया की कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से बनी, उसका जो बेसिक मटेरियल है, तो वो क्या है? तत्व है। अब तक दुनिया में लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं और बाकी खोज जारी है, जो ज्ञात हो जाएंगे, आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो 118 तत्व हैं। ये तत्व क्या है? तो मैंने कहा आपको बेसिक मटेरियल है किसी भी चीज़ का बनने का। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम बात करते हैं जल की, पानी की बात करते हैं, वाटर। इंग्लिश में इसको वाटर कहते हैं। अगर आपने साधारण भाषा में कहा तो जल कहा, वाटर कहा। अगर आप साइंस की लैंग्वेज में कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम? H2O कहेंगे। H2O कहा हमने, तो H2O क्या है? एक्चुअली वाटर है, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में H2O कहते हैं। तो क्यों कहते हैं H2O? तो हम कहते हैं कि 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है, जो 2:1 के रेशियो से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन। S से क्या है? हाइड्रोजन। और O से क्या है? तो ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके आपस में मिलता है, कितने रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो वो क्या बनाता है? जल बनाता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो जल है, जल का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक जो बना, उसका बेसिक मटेरियल जल किससे तैयार हुआ? तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तैयार हुआ। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तत्व है। और अब तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? तो लगभग 118 हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि जल, जो दुनिया की हर चीज़ लगभग, उसका जो बेसिक मटेरियल है वो क्या है? तत्व है। उम्मीद करता हूँ कि तत्व आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी 2 तत्व से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? मैटर है, पदार्थ है। और पदार्थ किससे मिलकर बना है? तो कार्बन और ऑक्सीजन, जो कि क्या है? तत्व है। तो हमने तत्व को समझ लिया कि किसी भी चीज़, दुनिया की हर चीज़ किससे बनी है? तत्व से बनी है, जो हर दुनिया की हर चीज़ का बेसिक मटेरियल है। अब जो तत्व है, जो मैंने बताया कि आपके पास 118 है, इसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, तो इसको भी वर्गीकृत किया गया इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी खासियत के अकॉर्डिंग इसको वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो मैंने कहा 118 तत्व है, 118 को उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 भाग में बांट दिया गया। अभी यहाँ पे 2 भाग है, एक्चुअली में 3 भाग है। एक और क्या है? उपधातु है। तो इसको भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल में, लेकिन अभी आप देख लीजिए। तो 118 को कितने पार्ट में बांटा गया? 2 पार्ट में बांटा गया। एक बन गया धातु और दूसरा बन गया अधातु। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा धातु और अधातु क्या है। ओवरऑल आपको स्नैप्स मिल गया होगा कि तत्व क्या है, धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। तो पहले जब मैं धातु अधातु को एक्सप्लेन करूंगा तो उपधातु को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो धातु के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल, आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, ये धातु का एग्जाम्पल हो गया। अधातु अगर आप एग्जाम्पल है तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये कुछ अधातु के एग्जाम्पल है। तो कैसे पता चलेगा कौन धातु है कौन अधातु है? तो उनके भौतिक गुणधर्म से हम पता करते हैं। तो ये भौतिक गुणधर्म क्या है? देखिए, सबसे पहला है धात्विक चमक, कि धातु जो होगा ना वो चमकीला होगा, चमकदार होगा, और अधातु जो है वो चमकीला नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ एक साइड में धातु दिया हुआ है, इस साइड में अधातु दिया हुआ है, बीच से लाइन है, और दोनों में डिफरेंस बता रहा है कि सबसे पहले क्या? धात्विक चमक, कि अगर जिसमें चमक है तो वो धातु, और जिसमें चमक नहीं है तो वो अधातु। तो इस तरह से धातु अधातु को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये गुणधर्म के अकॉर्डिंग। तो धात्विक चमक पे पहले चेक करेंगे। तो धातु की बात करें तो धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। अधातु की सतह क्या होती है? चमकीली नहीं होती है। एक्सेप्शन में क्या है फ्रेंड्स? आयोडीन। आयोडीन जो है वो ऐसा अधातु है जो चमकीला है, और बाकी जितनी अधातुएं होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धातु कैसा होता है? चमकदार होता है, और अधातु चमकदार नहीं होता है। दूसरी तरफ बात करें, दूसरा एग्जाम्पल चेक करने का है कठोरता। तो धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर होती हैं, हार्ड होता है।
लेकिन लिथियम, सीजियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जो नॉर्मली जो जितने भी धातुएं होती है वो सब कैसी होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है। लेकिन सिर्फ 3 एक्सेप्शन में दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको क्या कर सकते हैं, हम चाकू से काट सकते हैं। बाकी आयरन को आप चाकू से काट सकते हैं तो नहीं काट सकते हैं। हमने ऊपर में एग्जांपल में देखा था आयरन, एल्युमिनियम, तो इस कॉपर, इसको हम चाकू से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, ये धातुएं हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम भी धातु है, लेकिन इनको हम चाकू से ईजिली काट सकते हैं, तो ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। तो इसी तरह अगर हम बात करें, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जो अधातुएं होती हैं वो ज़्यादातर कठोर नहीं होती हैं। जबकि हम क्या बात करें, कार्बन का एक अपरूप क्या सा है, हीरा है, जो कि सबसे कठोर पृथ्वी का प्राकृतिक पदार्थ है। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स। आगे मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि चाकू से किन्हें काटा जाता है, दुनिया का सबसे प्राकृतिक पदार्थ जो है सबसे कठोर कौन सा है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगला है रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड रूप में पाई जाती है। केवल मरकरी, पारा को छोड़कर, जो कि द्रव में पाया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है, लिक्विड रूप में पाया जाता है। बाकी जितनी धातुएं हैं सब कमरे के ताप पर सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं की बात करें हम तो ठोस या गैसीय में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल में होती है। तो इसमें सिर्फ ब्रोमीन जो है वो क्या है, जो तरल में रहती है। बाकी सारी अधातुएं या तो ठोस मिलेंगी या फिर गैसीय मिलेंगी, लिक्विड में नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, पारा है। तो ये तो हमने समझ लिया फ्रेंड्स। अब अगला समझते हैं, आघात वर्धिता। आघात वर्धिता क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम पीट के पतला चादर बना देते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, आघात वर्धिता कहते हैं। तो देखिए, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, आघातवर्ध कहते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, जबकि अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एल्युमिनियम का कोई रॉड है या एल्युमिनियम का कोई पदार्थ है, कोई भी एल्युमिनियम। हमने ऊपर में देखा था एल्युमिनियम क्या है, धातु है। क्यों, क्योंकि ये चमकदार भी होता है, ये ठोस भी होता है, इस तरह से। और क्या एग्जाम्पल, कठोर भी होता है, आधात्विक चमक भी इसमें होता है। तो आघातवर्ध में देखिए, आप इसको चेक करते हैं आघातवर्धता में। तो एल्युमिनियम का रॉड है मेरे पास, अगर हम उसको पीटेंगे ऊपर से, लोहे से हथौड़ी से मारेंगे, तो वो क्या होगा, टूट के बिखर जाएगा या चपटा हो जाएगा। तो हम देखेंगे जैसे उसको मारते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, पतली चादर, मतलब चपटा होता चला जाएगा और चादर बनता चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम क्या है, धातु है। लेकिन उसी जगह आप कोयला ले लें, कोयला कार्बन से बना है। अगर आप कोयले को मारेंगे तो क्या कोयला चिपटा होगा, चादर बनेगा? नहीं। तो कोयला चादर नहीं बनेगा। तो कोयला क्या हो जाएगा, एक अधातु हो जाएगा, जबकि एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। इसे ही आप लोहे से पे चेक कर सकते हैं कि लोहा को अगर हम पीट के मारेंगे तो क्या होगा, टूट के बिखर जाएगा या फिर वो चपटा होगा। तो चपटा होगा, आघातवर्ध है, तो लोहा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं धातु कौन है, अधातु कौन है। अब हमारा अगला टॉपिक है तन्यता। तन्यता क्या होता है कि जब किसी धातु को हम खींचते हैं तो वो खींचा जा सकता है या नहीं खींचा जा सकता है। अगर खींचने की उसमें क्वालिटी है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें तन्यता है। अगर खींचने की क्वालिटी नहीं है तो उसमें तन्यता नहीं है। तो अगर आप देखें, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। यही सबसे एक सटीक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि हमको लोहे का वायर दिख सकता है, लोहे का तार दिख जाता है, हमको एल्युमिनियम का तार दिख जाता है। बिजली दौड़ाने के लिए हमको एल्युमिनियम का तार दिख जाएगा, कॉपर का तार दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खींच के पतला तार बनाया जा सकता है। जबकि अधातु में तन्य नहीं होते। अगर आप कोयला को लेंगे तो कोयला को क्या तार बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो अधातु क्या होगा, तन्य नहीं होता है, जबकि धातु क्या होता है, तन्यता होती है धातु में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो विद्युत व ऊष्मा का चालक, मतलब अगर हम किसी धातु में विद्युत का प्रवाहित करें तो विद्युत एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखना है। तो सामान्यतः धातुएं जो क्या होती हैं, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। मतलब एक साइड से हम मान लीजिए ये कोई धातु का रॉड है, कोई भी रॉड ले सकते हैं, आयरन का ले सकते हैं, एल्युमिनियम का ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं। तो इस तरफ से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, करंट नहीं लगेगा? तो बिल्कुल लग जाएगा करंट। तो जिसमें करंट लग गया वो विद्युत का सुचालक है, और जिसमें करंट नहीं लगा वो विद्युत का कुचालक है, मतलब सुचालक नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है? तो शीशा और मरकरी क्या है, कुचालक होती हैं। ये धातु है लेकिन ये विद्युत का और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। तो इस तरह से एक सवाल पूछ लेता है कि वो कौन सी धातु है जो ऊष्मा का या विद्युत का चालन नहीं करती है। तो वो क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा और मरकरी हो जाएगा। और सामान्यतः अधातु में विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, ग्रेफाइट सुचालक होता है।
तो समानता अधातुएं जो वो क्या है, ऊष्मा को कंडक्ट नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, तो ग्रेफाइट करता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन सी अधातु है जो ऊष्मा या विद्युत का सुचालक है, तो वो कौन है, ग्रेफाइट है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एक नंबर का, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट है घनत्व। घनत्व देखें तो समानता अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। जो ठोस होता है उसका घनत्व क्या होता है और गलनांक बहुत हाई होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जिसका घनत्व और गलनांक क्या है, बहुत कम है। और समानता अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। तो इसमें कम होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें उच्च होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन में क्या है, सोडियम और पोटेशियम है जो कम होता है। अगला पॉइंट देखें तो ध्वनिक मतलब अगर उसको हम पीटेंगे तो आवाज़ निकलता है कि नहीं निकलता है। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप लोहे के रॉड, लोहा है, आयरन को चेक करेंगे वो धातु है या अधातु। तो आयरन को पीटते हैं, तो पीटेंगे तो अगर किसी कठोर चीज़ से वो टकराएगा तो उसे आवाज़ निकलेगी, उससे बिल्कुल निकलेगा आवाज़। तो वो क्या है, ध्वनिक है। और ध्वनिक क्या होता है, धातु होता है। और जिसमें कोयले को मारेंगे तो आवाज़ निकलेगा, टन टन, नहीं निकलेगा। तो वो क्या है, अध्वनिक है, मतलब वो क्या है, अधातु है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातु का ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, वो कैसा होता है, क्षारकीय होता है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में अम्लीय और क्षारकीय समझाया हुआ था, ये उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अधिकतर धातुएं कैसी होती हैं, तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब धातु ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारकीय होता है, और अधातु ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। हमने भौतिक गुणधर्म तो देख लिया फ्रेंड्स, अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातु जो है वायु के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, ये देखना है हमको। तो वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसा बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कॉपर एक धातु है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि काला रंग का होता है। एल्युमिनियम भी धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड बना रहा है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती दिखाई देती हैं। मतलब जो है फ्रेंड्स, ये जो अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, अलग अलग है। कभी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कुछ और तरीके से बनेगा, कभी कुछ और तरीके से बनेगा। इसको आगे समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। मतलब सोडियम और पोटेशियम इतना तेज़ी फास्ट रिएक्शन करते हैं और इतने ऊर्जा पैदा करते हैं कि जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ये क्या होते हैं, जल जाते हैं, इसमें आग लग जाती है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, हवा के बिना रखना पड़ता है। तो हवा के बिना कहाँ रखेंगे हम, तो इसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में इसको डुबो कर रखते हैं। क्योंकि अगर इसको हम खुला, मान लीजिए ये सोडियम है, अगर इसको हम खुला छोड़ दें हवा में, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास के वायु से अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, जल जाएगा ये। और जलने के साथ साथ ऊर्जा भी पैदा करेगा, तो विस्फोट भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व है। तो इस तरह से इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि कौन ऐसा तत्व है, कौन ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम को रखा जा सकता है। तो एक नंबर का ये आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। तो मैंने ऊपर में देखा फ्रेंड्स कि सोडियम और पोटेशियम जो है वायु के साथ क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर रहा है और आग लग जा रहा है। जबकि ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी, ये क्या करते हैं, वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो क्या होता है, इनके ऊपर सीधा परत चढ़ जाएगा, एल्युमिनियम के ऊपर परत चढ़ जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम के ऊपर परत चढ़ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिंक के ऊपर परत चढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, परत चढ़ जाता है। अगला बात करें आयरन का, तो आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेज़ी से जलने लगते हैं। तो आयरन जो है वायु में क्या होता है, जलता तो नहीं है, लेकिन जैसे हम उसमें लौह चूर्ण डालते हैं तो वो क्या होता है, तेज़ी से जलने लगता है। मतलब लौह चूर्ण तेज़ी से रिएक्शन करता है और आयरन तेज़ी से रिएक्शन उतना नहीं करता है, वो धीरे धीरे करता है। आगे और बात करें हम, तो कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो कॉपर भी क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है। आगे बात करें तो चांदी है और एयू सोना है।
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड तो बना रहे हैं, लेकिन सबकी क्या है, प्रकृति अलग अलग है। कुछ बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है, कुछ बहुत स्लो रिएक्शन कर रहा है, कुछ जल रहा है तो कुछ नहीं जल रहा है, और कुछ ऐसा है जो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, जैसे चांदी और सोना। चांदी और सोना क्या कर रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इसको क्या है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, जो जैसा तत्व है उसका गुण अलग है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने ऐसा ही कुछ डिटेल में डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखेंगे तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वक्त ज़्यादा लगेगा। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, Al2O3 + HCl। ये क्या है, धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके AlCl3 बना, जो कि लवण है और क्या है, जल है। ये भी धातु ऑक्साइड है जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो लवण बना रहा है और जल बना रहा है, जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसके आगे हम थोड़ा, अब देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। धातुओं के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सटीक ये वही चीज़ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रिया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं, या धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है, निर्भर करता है। सक्रियता श्रेणी पर समझेंगे इसके बाद। हम पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करता है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमने देखा यहाँ पे एक Zn है और दूसरा क्या है, HCl है। तो Zn क्या है, धातु है। HCl क्या है, एक विलयन है। विलयन क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। HCl जो कि एसिडिक है। तो ये क्या करता है, Zn इसके साथ रिएक्शन करता है, और Zn क्या है, इससे अभिक्रियाशील तेज़ है। Zn जो है अभिक्रियाशील में क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंक देता है और खुद जा कर के क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और विलयन बनाता है। तो ये यहाँ पे वही बता रहा है फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान दें तो देखिए, धातु लवण विलयन के साथ रिएक्शन करता है, और अगर धातु जो है वो अभिक्रियाशील श्रेणी में इसके ऊपर आता है तो इसमें से उसको विस्थापित करके बाहर कर देगा और खुद क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था। तो सब इस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रेंड्स, सक्रियता श्रेणी पे कर रहा है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है, इसको समझते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा श्रेणी है, एक ऐसा सीरीज है जिसमें क्या किया गया है, एक सीरीज में सेट किया गया है, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में सेट किया गया। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करने वाला कौन है, पोटेशियम है। उसके बाद रिएक्शन कौन करेगा, सोडियम करेगा। देन आफ्टर कैल्शियम, देन आफ्टर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। तो इस तरह से वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये क्या है, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। तो सबसे तेज़ रिएक्शन करने वाला कौन सा एलिमेंट है, तो पोटेशियम है। अगर पोटेशियम इधर रहेगा तो यहाँ पे कोई भी विलयन हो वो पोटेशियम क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा, विस्थापित करके उसको अलग कर देगा, पोटेशियम खुद उसके साथ आके बैठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप ज़रूर याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, फिर घटती के अभिक्रियाशील तत्व है, और यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। अगर आपने याद नहीं किया है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के, साइंस के प्लेलिस्ट में आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। मैंने ट्रिक बताया हुआ है इसको याद करने का, और देख के ज़रूर कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको ट्रिक, और आपको आसानी से याद हुआ कि नहीं हुआ। आपको लगता होगा बहुत भारी है, इतना साइंस, इतना सिस्टम से हम कैसे याद करेंगे, तो आप वहाँ आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल हमने लिया था फ्रेंड्स, जैसे कि सोडियम। तो सोडियम हमने क्या था, धातु है, यह एक ऐसी धातु है जो मुलायम होती है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है, आपको याद होगा। तो धातु है सोडियम। अगर एक अधातु की बात करें तो दूसरा अधातु क्या है, क्लोरीन है। तो क्या धातु और अधातु एक दूसरे से संयोग करता है, रिएक्शन करता है? तो आइए इसको जानते हैं, समझते हैं। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और क्या करते हैं, घन आयन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है और आयनिक यौगिक बनाता है।
तो इसको समझेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम। सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो जानते हैं कि जो तीसरा शेल है इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्रेंड्स, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन इतना भारी भरकम इलेक्ट्रॉन है कि वो ले नहीं पाता किसी से, कोई देगा ही नहीं इसको। तो ये क्या करता है कि अपने ऊपर एक पॉजिटिव साइन बना लेता है, कि अपने ऊपर क्या करता है, पॉजिटिव साइन बना लेता है, और ये क्या करता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर लेता है। कहता है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आप ले लेना। क्या कहता है, अगर आपको किसी को ज़रूरत है तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, आप क्या करना, ले लेना। और 2 8 के साथ ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो सोडियम कैसे लिखते हैं, Na+ लिखते हैं। क्यों प्लस लिखते हैं, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो जितना भी धातु होता है फ्रेंड्स, जितना भी धातु होता है वो सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जितना भी धातु है सब इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला होता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन भी याद हो सकता है, एक धातु अधातु का डेफिनेशन, कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर घन आयन बनाए वो धातु होता है। और अधातु क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को टेक कर मतलब लेकर अपने ऊपर ऋण आयन बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 और 7। तो इसको फाइनल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि इसको कोश पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। 8 चाहिए मतलब इसको कितना चाहिए, 1 और चाहिए, 1 की दरकार है। अगर सोडियम के पास एक्स्ट्रा 1 है और कैल्शियम को क्लोरीन को 1 की ज़रूरत है, तो अगर ये दोनों मिल जाए, सोडियम वाला अपना 1 इसको दे दे और क्लोरीन वाला अपना पेट भर ले 1 लेकर के, तो ये दोनों मिलके नहीं रह सकता है, तो बिल्कुल रह सकता है। और यही क्या कहता है, आयनिक बंधन कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो NaCl कैसे बनता है, सोडियम क्या है, एक धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो सोडियम के फाइनल शेल में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन, तो Na+ पे चार्ज बन गया, E1 एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 8 7, ई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, माइनस करेगा तो माइनस में हो गया। और हम जानते हैं कि प्लस माइनस वाले को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हमने देखा कि Na जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है, क्लोरीन क्या है, माइनस में, निगेटिव में। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और जुड़ के क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है NaCl। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह के बंधन को कहते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं, आयनिक यौगिक। और आयनिक बंधन से बना यौगिक को क्या कहते हैं, हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा आयनिक यौगिक क्या है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये बनाना है। धातु अधातु का एक डेफिनेशन भी मैंने बता दिया आपको किसके अकॉर्डिंग होता है। तो जितना भी धातु होता है फ्रेंड्स वो सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जितना भी अधातु होता है वो सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, टेक करता है। तो ध्यान रखना है, अधातु लेने वाला है और कर्ज लेने वाला हमेशा माइनस होता है और देने वाला हमेशा प्लस होता है। तो धातु के ऊपर प्लस चार्ज, अधातु के ऊपर माइनस चार्ज। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो क्या गुणधर्म है, तो इस तरह से 4 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये समानता भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब वो ठोस रहता है तो विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि विलयन में रहता है तब वो विद्युत का चालन करता है। अब ओवरऑल हमने फ्रेंड्स हमारा पकड़ बन गया कि धातु क्या है, अधातु क्या है। तो आप फ्रेंड्स समझते हैं कि धातु अधातु की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे मिलता है हमको। कहीं गए और हमको एल्युमिनियम मिल गया, कहीं गए हमने आयरन को उठा के ले आए, तो इस तरह से धातु नहीं मिलता है, अधातु भी नहीं मिलता है। तो कैसे प्राप्त करते हैं हम धातु अधातु को, तो इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स है, उसको समझना पड़ेगा। देन आफ्टर हम धातु अधातु को समझेंगे कि उसकी प्राप्ति कैसे होती है। सबसे पहले खनिज को समझ लेते हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो भी पृथ्वी से खनन करके खोद कर निकाला जाता है वो सब क्या होता है, खनिज कहलाता है। तो हमने क्या कर लिया, पृथ्वी से खोद के निकाला, वो क्या निकल गया, खनिज निकल गया हमारे पास। अब खनिज में से एक पार्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं अयस्क। सबसे पहले पृथ्वी से हमने खोज के निकाला तो ये क्या निकल गया, खनिज हो गया। अब खनिज में से एक पार्ट को हमने डाइवर्ट कर दिया, अलग कर दिया, वो क्या है, अयस्क है। तो अयस्क किसको कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए वैसा खनिज है अयस्क जिसमें धातु की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ज़मीन से खोद के निकाला, तो ये क्या कहलाया, खनिज कहलाया फ्रेंड्स। अब मैंने देखा कि ये खनिज कैसा खनिज है, तो इससे हमको क्या निकल रहा है, तो धातु निकल रहा है, धातु की प्राप्ति हो रही है। तो जैसे धातु की प्राप्ति हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। खनिज निकाला हमने, और खनिज से अगर हमको धातु मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। अगर इन केस धातु नहीं मिलता है, क्या मिलता है, अधातु की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल अभ्रक निकला हमने खनिज खोद के निकाला, और खोद के निकालने के दरमियान हमको उससे क्या मिला, अभ्रक मिला, जो कि क्या है, एक अधातु है। तो जब अधातु प्राप्त होगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो अयस्क नहीं कहलाएगा। अयस्क सिर्फ उसको कहेंगे जब किसी खनिज से धातु की प्राप्ति हो, अधिक मात्रा में धातु की प्राप्ति होगी, तभी हम उसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो अभी हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल फ्रेंड्स तत्व का। तो इस तरह से सक्रियता श्रेणी आपको याद होगा कि ये था सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व, देन आफ्टर उसके, और देन आफ्टर उसके। तो सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व था उसकी प्राप्ति हम कैसे करते हैं, तो उसके प्राप्ति हम क्या कहते हैं, ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस के थ्रू ही हम इसको क्या करते हैं, इसके अयस्क से क्या करते हैं, इसकी हम प्राप्ति करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने ज़मीन से खोद के निकाला, खोद के निकालने के बाद हमने देखा कि ये क्या है, अयस्क है। अयस्क है मतलब इससे धातु निकलेगा, धातु निकलेगा तो डायरेक्ट धातु नहीं निकल जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है। फाइनली हम विद्युत मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करके जो सबसे अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो विद्युत अपघटन के प्रोसेस के थ्रू प्राप्त करते हैं। अगर उसके मध्य अभिक्रियाशील तत्व है तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो भी मध्य अभिक्रियाशील तत्व है वो या तो सल्फाइड में पाए जाएंगे, ऑक्साइड में पाए जाएंगे, या फिर कार्बोनेट अयस्क में पाए जाएंगे। मतलब ये सब तत्व जो है वो सल्फाइड में होगा, या फिर ऑक्साइड के साथ होगा, या फिर कार्बोनेट के साथ होगा। तो उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो कार्बन द्वारा अपचयन प्रोसेस करते हैं। मैं सब कुछ अभी डिटेल्स में बताऊंगा आपको, अभी यहाँ पे ओवरऑल समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ छोटा सा समझ लीजिए आपकी क्या है। तो अब कार्बन के द्वारा अपचयन करवाते हैं, देन आफ्टर इसको प्राप्त करते हैं। अगर जो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है वो क्या है, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, उसको किसी के साथ वो कंबाइन होकर नहीं रहता। तो मैंने आपको बताया था कि ये ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ना किसी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये स्वतंत्र रूप में मिलता है हमको, स्वतंत्र रूप में ऐसे ही ज़मीन खोदते हैं और सोना और चांदी हमको निकल जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स धातुओं का निष्कर्षण। तो 3 प्रोसेस में धातुओं का निष्कर्षण होता है। चरण में अयस्कों का समृद्धिकरण होता है, देन आफ्टर धातुओं का निष्कर्षण होता है, फिर धातुओं का परिष्करण होता है। तो सबसे पहले हमने ज़मीन खोदा, ज़मीन खोद के हमको पता चला कि इसमें क्या है, धातु की प्राप्ति है, मतलब धातु निकलने वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो अयस्क को हमने ले लिया, तो अयस्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उच्च अभिक्रिया धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। धातुएं इसी पार्ट में डिवाइड है, धातु की प्राप्ति ही हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम ही है। तो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो 3 पार्ट के डिवाइड को हम क्या करें, तीनों को निकालने का प्रोसेस अलग अलग है। तो हमने कहा था फ्रेंड्स, इसको हम क्या करते हैं, विद्युत धारा के अपघटन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी उच्च अभिक्रियाशील धातु है उसको हम क्या करेंगे, गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे और हमको धातु की प्राप्ति हो जाएगी। फिर मैंने क्या कहा, जो मध्य अभिक्रियाशील धातु में वो या तो सल्फाइड अयस्क में पाए जाएंगे या फिर कार्बोनेट में। फॉर एग्जांपल अगर पाड़ा है तो HDS में पाया जाएगा, जिंक है तो ZnS में पाया जाएगा, या फिर ZnCO3 कार्बोनेट के साथ पाया जाएगा। तो इसको प्राप्त करने का प्रोसेस अलग है, इसको मैं नीचे अभी डिस्कस करूंगा। अभी निम्न अभिक्रियाशील धातु में तो ये तो सल्फाइड अयस्क में पाई जाएंगी। तो सल्फाइड अयस्क में पाएंगे सीधा हम धातु का भर्जन करेंगे, निष्पादन करेंगे और प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड कि सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क है। तो जब हम सल्फाइड अयस्क से किसी धातु का निष्कासन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सिनेबार कहते हैं, सिनेबार प्रोसेस कहते हैं। तो याद में रखना आपको फ्रेंड्स, सिनेबार क्या है। और जिस कार्बोनेट अयस्क से हम धातु का प्राप्ति करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो दोनों का भी मैं क्लियर कट समझाऊंगा कि क्या है सिनेबार क्या है और निस्तापन क्या है, प्रोसेस क्या है, और भर्जन क्या है, ये भी मैं क्लियर कट आपको बताऊंगा। अभी मैप आपको उतना क्लियर कट समझ में नहीं आएगा। जब इन प्रोसेस को हम कर लेते हैं, फिर धातु को ऑक्साइड करते हैं, फिर अपचयन करते हैं, फिर धातु का क्या करते हैं, शोधन करते हैं, प्राप्त करते हैं, भर्जन, धातु और परिष्करण। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं। लेकिन अब इसके पहले आपको अब कुछ बातें समझनी पड़ेगी कि गैंग क्या है, भर्जन क्या है, निष्पादन क्या है, तब आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा। तो इसको समझते हैं हम। तो पहला कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं यहाँ पे समझते हैं। जैसे गैंग, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। सबसे पहले गैंग को हटाना पड़ता है। तो पृथ्वी में जो हम निकालते हैं खनिज को, खनिज में हमेशा मिट्टी वगैरह लगा रहता है, गंदगी लगा रहता है, उसको हमको हटाना पड़ता है, जिसको हम गंदगी को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अगला टॉपिक है भर्जन। जैसा कि ऊपर में हमने देखा था, तो भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो आपको याद होगा जो मध्य अभिक्रियाशील तत्व था फ्रेंड्स, वो 2 पार्ट में पाया जाता है। या तो सल्फाइड के साथ पाया जाएगा, सल्फाइड के साथ, या फिर किसके साथ पाया जाएगा, तो कार्बोनेट के साथ पाया जाएगा। आपको याद होगा ऊपर में मैंने अभी बताया आपको। तो जब सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क है तो उसको हम कैसे प्राप्ति करेंगे फ्रेंड्स, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है।
इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो भर्जन कहते हैं। तो सल्फाइड अयस्क, जितना भी सल्फाइड अयस्क वाला खनिज था उसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया तो वो क्या बन गया, ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जितना सल्फाइड है ऑक्सीजन के, तो इस तरह से हमने समझा कि जितना भी धातु सल्फाइड अयस्क के साथ रहता है, अधिक ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर वो क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। अब निस्तापन क्या है, तो निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु, उसमें हमने पूरी मात्रा में वायु का उपयोग किया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया था, अयस्क, धातु की प्राप्ति करें तो खनिज से खोद के निकाला, खनिज से क्या निकला हमको फाइनली, अयस्क, क्योंकि अयस्क से ही धातु निकलता है। अयस्क में हमने 3 पार्ट किया था, सबसे अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील। जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो तो मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता, वो हमको डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मध्य है इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मध्य वाला है ये हमको 2 पार्ट में मिलता है। एक क्या मिलता है, या तो सल्फाइड में मिलेगा या फिर कार्बोनेट में मिलेगा। इस तरह से हमने देखा था फ्रेंड्स। तो अगर हमको सल्फाइड में मिलता है, तो सल्फाइड के लिए हम क्या करेंगे, भर्जन का इस्तेमाल करेंगे। वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहले ऑक्साइड में बदलेंगे। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए हमने क्या किया, भर्जन प्रोसेस का इस्तेमाल किया और भर्जन कर दिया हमने। देन आफ्टर निस्तापन करेंगे। अगर कार्बोनेट अयस्क में वो पाया जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, निस्तापन प्रोसेस से करेंगे, मतलब सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बदल जाएगा। तो इस तरह से या तो हम भर्जन करेंगे या फिर निस्तापन करेंगे। अपचयन यहाँ पे समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्ति की जा सकती है। तो जैसे हमने इसको जिंक कार्बोनेट को ZnO में हमने कन्वर्ट किया, अब इसको हम क्या करेंगे, कार्बन की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर देंगे तो डायरेक्ट हमको क्या हो जाएगा, धातु की प्राप्ति हो जाएगी। तो 3 प्रोसेस लगेगा मध्य अभिक्रियाशील तत्व को प्राप्त करने के लिए। क्या करेंगे, सबसे पहले या तो सबसे पहले उसकी गंदगी को हटा देंगे। देन आफ्टर अगर वो सल्फाइड अयस्क है तो उसमें भर्जन प्रोसेस करेंगे और उसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे। अगर वो कार्बोनेट अयस्क है तो उसको निस्तापन करेंगे। देन आफ्टर उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, और जब ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो गया तो तीसरा प्रोसेस लगाएंगे, अपचयन प्रोसेस, और डायरेक्ट हम धातु का निष्कासन कर लेंगे। क्योंकि ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बना लेगा, गैस बन के जो उड़ जाएगा, और फाइनली हमको फाइनल प्रोडक्ट धातु मिल जाएगा। तो इस तरह से धातु का क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। अब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का हमारा फाइनल टॉपिक आ जाता है फ्रेंड्स, संचारण। जैसा कि इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, इसको फिर भी थोड़ा सा बहुत हम समझ लेंगे क्या है संचारण। तो धातु हम जानते हैं कि जब धातु है तो वो उसका संचारण होना भी तय है, मतलब वो खराब होगा ही होगा। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने में वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती है, काली हो जाती है। चांदी का वस्तु कैसा हो जाता है, काली हो जाता है, काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है, वो अब सल्फर से रिएक्शन कर लेता है। देन आफ्टर आता है कॉपर। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, धातु जितना है भी धातु वो क्या करता है, संक्षारित हो जाता है। तो संक्षारित से खराब होने से हमको उसको बचाना है। तो कैसे बचाएंगे फ्रेंड्स, तो ये कुछ तरीका बताया हुआ है। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है, तो पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर हम क्या कर सकते हैं, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। तो यसद लेपन क्या है, पेंट करके तो हम समझ गए, तेल लगाकर भी समझ गए, ग्रीस लगाकर भी समझ गए। यसद लेपन क्या है, इसको समझते हैं। तो जब हम लोहे एवं इस्पात क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्टील को कहते हैं, इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर क्या करते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यसद लेपन प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं। तो यसद लेपन आपको समझ में आ गया होगा। धातु या स्टील को हम क्या करते हैं, जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का पतला परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। इससे भी बेहतरीन तरीका है किसी चीज़ को जंग से बचाने के लिए, वो क्या है, मिश्र धातु। मतलब 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में मिला करके एक नया धातु बना दीजिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम मिश्र धातु कहेंगे। मिश्र धातु क्या होता है, तो जंग से, संक्षारण से बहुत लंबे समय तक उसका जो क्वालिटी होता है ना, वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाता है, तो वो जल्दी जंग नहीं लगता है। तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और आधातु, मतलब धातु आधातु कोई भी हो सकता है, कि सामांगी मिश्रण से क्या होता है, मिश्र धातु तैयार होता है।
जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा में अगर हम थोड़ा कार्बन मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठोस हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। स्टील कैसे बनता है फ्रेंड्स, तो स्टील लोहा में निकल मिलाते हैं और क्रोमियम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। हम जानते हैं कि स्टील क्या होता है, स्टेनलेस होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है। तो पीतल कैसे बनता है फ्रेंड्स, तो पीतल में कॉपर और जिंक मिलाकर के क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जबकि कॉपर और जिंक अकेले उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता जितना पीतल लॉन्ग लास्टिंग होता है। कांसा की बात करें तो कॉपर और टीन मिलकर बनता है। सोल्डर की बात करें तो लेड और टीन। अमलगम बात करें तो मरकरी, पारद और अन्य तत्व मिलाते हैं तो अमलगम प्रोसेस कहते हैं, अमलगम बन जाता है वो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो कि पीतल किसके साथ, तो कॉपर और जिंक के साथ मिलकर बनता है। कांसा कॉपर और टीन के साथ, तो इसको भी आप याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। अगर आपको कहीं पे डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा।